संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के मोहनलालगंज विकासखंड भी है ये, और उसके परेहटा गांव में है। शिव कुमार सिंह का एक खेत है और इसमें डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की खेती की गई है। हम जानते हैं कि आज़ादी के समय जो हमारे देश की आबादी थी लगभग 39 करोड़ के आसपास थी और 5 करोड़ टन का उत्पादन हुआ करता था। लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था और एक चुनौती थी हमारे नीति नियामकों के सामने भी, हमारे राजनीतिज्ञों के सामने भी, कि किस तरह देश के लोगों का पेट भरा जाए। और उसी दौर में हरित क्रांति हुई। अच्छे सिंचाई संसाधनों, अच्छे बीजों, रासायनिक उर्वरकों, पेस्टिसाइड के उपलब्धता और उनके प्रयोग से देश में हरित क्रांति आई। और उसके बाद का जो इतिहास है कृषि का, वह हमारी उपलब्धियों का इतिहास है। और आज हमारी स्थिति यह है कि 5 करोड़ टन का जो उत्पादन था, आज लगभग 30 करोड़ टन से ज़्यादा का उत्पादन हम कर रहे हैं। आबादी हमारी लगभग 40 करोड़ से बढ़ करके और इस समय 135-40 करोड़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन भरपेट अन्न जो है, कोरोना काल का हमने दौर देखा है कि देश की लगभग 80 करोड़ लोगों को भरपेट फ्री ऑफ कास्ट जो है देश में खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। तो ये सारी उपलब्धियां तो हमारे साथ हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। हमारा सॉइल कंजर्वेशन, मृदा की उर्वरता जो है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, पानी के संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ा है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए हम आज एक विशेष चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं दर्शकों के लिए अपने, कि हमारे आज़ादी के बाद से लेकर के और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लगभग 75 साल होने को आए। हमारी कृषि जो है उसमें बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं, इन बदलावों को देखते हुए उसमें क्या सकारात्मकता रही है या कौन सी चुनौतियां हमारे भविष्य की खेती के सामने भी आने वाली हैं। तो हमारे सामने इस समय जो दो विशेषज्ञ हैं कृषि के, एक डॉक्टर MP उपाध्याय साहब हैं, और यह मैं आपको बताना उचित समझता हूँ यहाँ कि MP उपाध्याय साहब ने उस समय उत्तर प्रदेश कृषि सेवा में आप आए थे लगभग 1968 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 1968 में आप कृषि सेवा में आए। और यह वह दौर था जब देश में हरित क्रांति शुरू हुई थी। और दूसरे जो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री डॉक्टर CP श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, ये 1990 के दशक में कृषि सेवा में आए। तो इन दो, मैं समझता हूँ एक दो पीढ़ियों का जो अंतराल है, एक तो जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई और दूसरी जब हरित क्रांति इस्टेब्लिश हो गई थी। तो चुनौतियाँ जो हैं दोनों तरह उस समय भी क्या थी और इस समय की चुनौतियाँ आगे चल कर के क्या आई रही हैं। तो हम आइए जानते हैं। पहले हम श्री MP उपाध्याय साहब से ये जानना चाहेंगे कि सर, कृषि में इस समय क्या चुनौतियाँ आपके दौर में उस समय थी और आज के दौर में क्या चुनौतियाँ आप देखते हैं? देखिए, कृषि विभाग से तो मैं 1966 से जुड़ा। जी। और सबसे पहले जो उस समय का जो राजकीय कृषि महाविद्यालय कहलाता था कानपुर का, उसमें अध्यापन का कार्य शुरू किया था। वो भी राजकीय कृषि महाविद्यालय था, इसलिए वो सरकारी सेवा वहाँ से ही शुरू हो गई थी। वहाँ के बाद 1968 में चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय बन गया। इससे पहले वो UP इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बना, बाद में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय बना। वहाँ मैंने अध्यापन का कार्य किया था। वहाँ से के बाद फिर विभाग में आया। देखिए, उस समय तो शुरू में हरित क्रांति से पहले लोगों के सामने चुनौती ये थी कि जो हमारी आबादी थी कैसे उसको भरपेट भोजन दिया जाए। उस समय ये समस्या, इसको सोचने के लिए कोई तैयार नहीं था कि पर्यावरण सुरक्षा, न्यूट्रिशन सुरक्षा, है ना, ये सब चीज़ों का उसका नहीं था। और उस समय तो ये था कि कैसे अपने लोगों का पेट भरा जाए। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद अन्य देशों से
हम अमेरिका से वो जो लाल वाला गेहूं आता PL था, 40 योजना के तहत। PL 480 में उसमें जी, तमाम जी। सहायता में जो गेहूं आता था, जी, जी। लोग खाते, लाल लाल रोटी होती थी, उसका कोई टेस्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मजबूरी में लोगों को वो सब भी खाना पड़ा था। जी, जी, जी। तो पूरा जोर हमारे देशवासियों का ये था कि किसी तरीके से हमारे पेट भरा जाए। पेट भरा जाए और ऐसा हो। इसी बीच में जो 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 मध्य की जो 60 थे, मतलब 65, 66, 67, 68, इन वर्षों में ये हरित क्रांति का पीरियड था, इसमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ। और जो मैक्सिको का जो अनुसंधान केंद्र है उससे सहयोग लिया गया। हाँ, हाँ। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उसमें जो है वो अग्रणीय रहे। और इसमें गेहूं में भी बहुनी प्रजातियां विकसित की गईं और धान में भी बहुनी प्रजातियां विकसित की गईं। इसके लिए टाइचिंग नेटिव 1 लाया गई थी वैरायटी। और इसमें जो बौने जीन ला करके यहाँ पर ब्रीडिंग का कार्य शुरू किया गया था। तो लरमा राजो, फिर सोनोरा 64 और वो सब प्रजातियां आई। पहले सिंगल जीन ड्वार्फ आई, फिर डबल जीन ड्वार्फ आई। उन प्रजातियों से अच्छी सिंचाई, अच्छे खाद बीज, अच्छे कृषि रक्षा के रसायन और इन सब के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा। और दोनों में, धान में भी बढ़ा, गेहूं में भी बढ़ा। टाइचिंग वैरायटी का मुझे ध्यान है सर, बचपन में मैंने देखा था कि वो डिबलर से उसकी बुआई जो है वो मुझे यहाँ कराई गई थी और काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ था। हाँ, डिबलर से तो खैर डिबलर की टेक्नोलॉजी वो गेहूं के लिए गेहूं पे थी, लेकिन वो धान भी उसी तरह बोया गया था, तो एक बीज लाया गया था। हाँ, तो उसमें चूंकि बीज कम थे तो लोग सोचते थे कि एक दाने का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इस बीच में काफ़ी प्रयास हुए, बड़े सघन प्रयास हुए। हालांकि ये प्रयास सिंचित क्षेत्रों में सीमित रहे। ड्राई एरिया जैसे थोड़े से हरित क्रांति से थोड़े अछूते रहे, या यूँ कह सकते हैं कि उतना लाभ उनको नहीं मिला। तो सर जो उस समय चुनौतियाँ थीं, एक तो आपने कहा जैसे सिंचाई के साधन की भी कमी थी, बीज की भी कमी थी, फर्टिलाइजर भी उस समय उस तरह का उपलब्ध नहीं था। तो ये सारी चुनौतियाँ इनपुट ओरिएंटेड सबसे बड़ी बात ये थी कि जो प्रजातियां थीं उनका यील्ड पोटेंशियल भी अच्छा नहीं था। अच्छा। जो उस समय जैसे कि गेहूं में उस समय K65, K68, C 513 और पंजाब 591, ये सब प्रजातियां चला करती थी उस समय। तो इनकी उत्पादन क्षमता उतनी नहीं थी जितनी कि बाद में बहुनी प्रजातियों की। बिल्कुल नहीं, सही है। शुरुआती दौर में जाहिर सी बात थी कि वहाँ से जीनोटाइप ला करके और फिर यहाँ की प्रजातियों से विकसित करने का। तो यहाँ फिर ये हुआ कि पूरा एक वीट रिसर्च का एक प्रोजेक्ट चला, राइस रिसर्च का प्रोजेक्ट चला। वीट रिसर्च में ये हुआ कि पहले सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज आई। तो उसमें ये जो आपका RR21 और ये सब लरमा राजो, ये सब जो है उनको भी थोड़ा सा लाल रंग आता था। तो इसके बाद उधर फरवरी उसमें आगे इम्प्रूवमेंट करके उसमें सुधार करके फिर ये हुआ कि सरवती रंग लाया गया। तो सरवती सोनोरा जो है वैरायटी लाई गई। ये सिंगल जीन थी। RR21 भी सिंगल जीन ड्वार्फ बहुनी जाती थी। इसके बाद में फिर दो जीन प्रजाति रही। अच्छी अपने समय की रही। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अच्छी वैरायटी थी। इसके बाद फिर और सुधार हुआ, कम सिंचाई की स्थितियों में भी हो जाती थी वो। और इसके बाद आगे जब सुधार हुआ तो फिर और प्रजातियां आई, जिसमें SD 2009 जिसको अर्जुन वैरायटी कहलाती थी, SD 2204। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आगे चल के वैराइटल इम्प्रूवमेंट पे हुए तो आपको उस समय की जो चुनौतियां थीं, जैसे हम लोगों ने बताया कि वैराइटल और फर्टिलाइजर और निवेशों की भी जो लिमिटेशन थी, इरिगेशन की लिमिटेशन थी, आज के दौर में आप क्या सोचते हैं कि चुनौतियां किस तरह से नए स्वरूप में क्या आई है? देखिए, हर समय के चुनौतियों का स्वरूप जो है बदलता रहता है, क्योंकि बड़ा कृषि बहुत डायनामिक क्षेत्र है। इसमें परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। उसी की तरीके से चुनौतियां भी परिवर्तित होती रहती हैं। उस समय चुनौती ये थी कि हमारे पास अच्छे पोटेंशियल की वैरायटी नहीं थी। जब अच्छे पोटेंशियल की वैरायटी आई तो देखिए उसके साथ एक और चुनौती आई कि जब लोग उनको बोते थे तो पहले तो वो 6 इंच 8 इंच नीचे बुआई करते थे। अब इनका प्लूमिल, इनका जो बीजांकुर है वो छोटा होता था, तो लोगों ने शुरू में बो दिया, वो ऊपर ही नहीं निकल पाया। ये बात किसान तक नहीं पहुंच पाई कि इसको जो है उथला बोना है। तो इसके बाद
2-1 साल इसमें भी निकल गया। इसके बाद ये हुआ कि फिर जब सब सीख गए तो उससे वो चीज़ उनके पास, वो टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच गई और फिर वो दिक्कत दूर हुई। सर और एक चीज़ मैं आपसे को जानना चाहूँगा कि अब जो हम आज आबादी बहुत तेज़ी से देश की बढ़ी है और निश्चित तौर पर उत्पादन तो है, लेकिन आबादी इतनी तेज़ी से सारी चीज़ों का आप देखिए कि भूमि जो है उसकी भी कमी होती जा रही है। आबादी ने रहने के लिए शहर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खेती योग्य ज़मीनें भी कम होती जा रही हैं। तो आपको इस दौर में जो कृषि की नई चुनौतियाँ हैं उनके बारे में आप देखिए, अब इस समय तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जिस तरीके से जोतों का विखंडन हो रहा है जी आज की तारीख में, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे लगभग मोर देन 93% किसान हमारे लघु सीमांत हैं। जी मैंने 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की सीमा में आते हैं। जी और इनके पास ये करीब इन्हें हम साधन संपन्न किसान किसी भी दशा में नहीं कह सकते। ये साधनहीन किसान ही है ज़्यादातर। निश्चित तौर और ये विखंडन की प्रक्रिया जी लगातार जारी है। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी पीढ़ी जोतें विरासत से जोतें जो है बढ़ती जाती हैं। विखंडित होकर के जोतें अलाभकारी होती जा रही हैं। जी तो अब सर्वाइवल के लिए खेती में ये है कि लागत कम हो, जी उत्पादन ज़्यादा हो। तो लागत कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो, उसके लिए उस तरह के साधन चाहिए जिन साधनों को ये लघु और सीमांत किसान नहीं जुटा पा रहे हैं। आज देखिए, अगर सबसे एनर्जी जो ज़रूरत पड़ती है कृषि में, सबसे सस्ती एनर्जी बैलों की वाली है। जी बैल, अब छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ 1.5 एकड़ है, वो बैल रख नहीं सकता। अगर रखेगा तो 1 एकड़ के लिए, तो बैल के चारे के लिए चाहिए उसे 1 एकड़। अनार्थिक जोतें हो गई हैं। मतलब अलाभकारी हो जा रही हैं, अनइकोनॉमिक होती जा रही जी जी हैं। तो ये बड़ी भारी चुनौती है। दूसरी चीज़ एक ये है कि छोटे छोटे किसानों को अच्छी मशीनें वो कैसे उसका लाभ ले सकते हैं जिनसे कि लागत घटे। शुरू में तो सरकार ने जो है एग्रो के सर्विस सेंटर और ये सब बनाए थे। आज जब छोटे किसान हैं जो नहीं रख सकते हैं, उन्हें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब वो सेंटर इतने फंक्शनल नहीं, उनको वो नहीं मिल पाती। ऐसी व्यवस्था हो जिससे किसानों को रीजनेबल उस पर ये साधन मिल जाए ताकि वो अपनी छोटी जोत में भी अच्छी खेती कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी सर ने कहा कि हमारी जोतें जो हैं अलाभकारी जोतें हो गई हैं। तो आजकल केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार ने FPO जिसका जो आपका भी बहुत प्रिय विषय रहा है और आपने काफ़ी इस पर काम भी किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जोतों को लाभकारी बनाने के लिए FPO की क्या भूमिका हो सकती है और उनके गठन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका अनुभव भी बहुत सघन अनुभव है और व्यापक अनुभव है। तो आप बताएं कि जो ये चुनौतियाँ हैं हमारे साथ, जो अभी आप सर ने इंगित किया है, उसके साथ क्या FPO से इसका निदान संभव है?